हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का द्विमयी क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे लेखपाल की। ये दूसरी क्लास होगी जो आप सभी के बीच में स्वाहा सीरीज शुरू की गई है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक पूछे गए जितने भी एग्जाम प्राचीन इतिहास से वो मैंने आपको पहली क्लास में सारे करा दिए। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने लेखपाल का फॉर्म भर दिया होगा और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपके पेट 2026 का जो फॉर्म आने वाला है उसके बारे में भी ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये प्रश्न अगर आपने कर लिया, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इन प्रश्नों का क्वेश्चन या इन प्रश्नों का आंसर गलत कराते हैं, तो आज उसी का हम लोग अभ्यास करेंगे। और ये लगभग आपके मध्यकालीन इतिहास या आपके मेडिवल हिस्ट्री से लगभग 100 क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आनंद से इस क्लास का आनंद उठाइएगा। पूरी क्लास आपको बहुत ही एक लय पर मिलने वाली, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेखपाल का पूरा आपको जीके जीएस पूरी कंप्लीट करके दी जाएगी। और आप सभी से वादा करते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन 2015 से लेकर 2025 तक मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास या आपके आधुनिक काल के इतिहास से आधुनिक काल के इतिहास से पूछे गए सब कराए जाएंगे। इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपके समझ यहाँ पर कराया जाएगा। यूपी स्पेशल की भी क्लास शाम 6 बजे यहाँ पर अभी लाइव चल रही है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग उस क्लास को देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्लास करनी है कि नहीं करनी, या इन क्लासों को देखने के बाद डिसाइड करिएगा। यूपी पुलिस की भी क्लासें आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर यूपी पुलिस वाली क्लासें डीसी क्लासेस में बहुत जल्द मिलने लगेंगी। बस थोड़ा सा 3 फरवरी के बाद आपको ये क्लासें भी मिलने लगी। तो सुबह 8 बजे भी आपकी लाइव क्लास होगी और शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। तो आप लोग तब तक रिकॉर्ड क्लास का आनंद लीजिएगा और कुछ कुछ क्लासेस रिकॉर्ड भी आपको दी जाएंगी। ये नहीं कि सारी की सारी आपको लाइव ही मिलेंगी, तो रिकॉर्ड भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, तो सबका आनंद आप लोग उठाते चले। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, और जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं है, उन प्रश्नों को भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। हर एक प्रकार से आपकी मदद की जाएगी, जैसे सुविधाएं हैं वैसे आपको मदद की जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप लोग इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया, तो जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में। तो यहाँ से हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, इसका हम वादा करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार चैनल में बताएंगे कमेंट में कि सब कुछ ओके ओके है कि नहीं है, सब कुछ डन है कि नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट करते चलना कि कोई भी चीज आपकी छूट ना पाए और आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न भी ना छूट पाए। चलिएगा, तो आज के इस प्रश्न को हम लेकर चलते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। कहा गया पहला प्रश्न 155 नंबर तक हमने ऑलरेडी पहली क्लास में करा दिए थे, आज 156 से है। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1991 में, सॉरी 1191 में। कब? 1191। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक आपका सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ज्यादा तैयारी के साथ आया और मोहम्मद गोरी से पराजित हुए कौन? आपके पृथ्वीराज चौहान, और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। क्या हो गई? भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। कहा गया पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहा गया भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में आपके अबुदुल्ला और आपके बुदैल के नेतृत्व में। कहा गया आपके अबुदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर, किसको परास्त किया था? दाहिर को। सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मसूम की पुस्तक तारीख सिंध या
मासूमे सिंध से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी लोग इसे पकड़ कर रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो लगभग 1200 ईस्वी के आसपास नष्ट हुआ था। कब? 1200 ईस्वी के। कहा गया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, आप कहेंगे सैयद वंश और लोदी वंश है। अब इनसे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं उनसे संबंधित बातचीत करते हैं। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? कहा गया तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश या लोदी वंश। यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 में पूछा गया, तो आप कहेंगे सैयद राजवंश से। किससे था? तो आप बोलोगे सैयद राजवंश से संबंधित था। ठीक है, वेरी गुड। आज भाई आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसके प्रश्न को बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहा गया दिल्ली का शासक खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान था। ठीक है, जो सैयद वंश से संबंधित था। इसने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था जिसके 4 शासक थे। 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया और भारत में वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो आप कहेंगे खिलजी ने, खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी राजवंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। किसने? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपका पहला सुल्तान कौन था? तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यह नींव डाली थी। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, किसका था? गुलाम वंश का। कहा गया गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहते थे क्योंकि ये लाखों का दान भी करता था। कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। हल्के क्वेश्चन है। लौ और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन 1266 से लेकर 1287 ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करना तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए नीति अपनाई थी। किसकी? लौ और रक्त की। आगे किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि मोहम्मद बिन इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। वह मोरक्को या अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। कहां पर? चीन भेजा। इसने अपना यात्रा वेदांत को रेहला नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। किसमें? रेहला। खूब पूछा जाता है रेहला किसकी है, तो आप क्या बोलोगे? इब्न बतूता के। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आप क्या बोलेंगे? 1294, 1213, 1417 या 1398 में। कब? 1398 में। क्या गया तुगलक वंश के अंतिम शासक आपके नासरुद्दीन महमूद
महमूद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? समरकंद के शासक तैमूर ने। किस शासक ने भारत में कहा गया तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। कहा गया तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध आपके कहा गया करौना जनजाति से, ठीक है, कोरोना नहीं, करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने कहा गया इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की और इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? अभी तो बताया गया सैयद वंश से। किससे? सैयद वंश से। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक का संस्थापक था। इसने आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया और बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और आपके दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। क्या? दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? सिकंदर लोदी 1421 से लेकर 1434 तक, 1451 से लेकर 1489 तक, 1489 से लेकर 1517 तक था। कब तक था? 1517 तक था। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था। क्या नाम था? निजाम खां। और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह आपके कहा गया स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगर पूछ लिया जाए आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विजयनगर साम्राज्य किसके? विजयनगर साम्राज्य की अब बातचीत करेंगे। चलिएगा, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिएगा बताइएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो बंधुओं ने या भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी। ये भी याद कर लीजिएगा। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? आप कहेंगे नरपति राय। क्या? नरपत राय। कहा गया विजयनगर के प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को नरपति लोगों का स्वामी कहा जाता था। कहा गया अशुपति विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़े के स्वामी या अशुपति कहा जाता था। इंपॉर्टेंट बात है, लगा लो ताला भाई, ठीक है ना। कहा गया तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 ईस्वी की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलु वंश के 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 60 वर्षों तक। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किसमें भाग लेती थी? कुश्ती में। तो कहा गया ब्राह्मणी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य में। किसमें? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप देखेंगे 1336 लेकर 1646 ईस्वी मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। किसमें? कुश्ती में भाग लिया करती थी।
विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे, अभी जस्ट बताया था तो आप कहेंगे तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तर तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। इनके पिता का क्या नाम था? संगम था, और उसी से क्या बना था? संगम राजवंश की स्थापना किए थे। आगे आते हैं। आगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, तो अब यहाँ पर तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, तो अब हरिहर भी हैं और बुक्का भी हैं, तो कैसे आप सही लगा सकते हो, है ना? तो हरिहर एवं बुक्का दोनों सही हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आओ दो भाई, वैसे हरिहर माने जा सकते हैं सही आंसर। आइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी या आपके हस्तिनावती है। क्या हस्तिनावती है? विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आपके कहा गया अराविडु वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। यह एक हिंदू राजवंश था। कैसा राजवंश था? हिंदू राजवंश था। ओके है, यहाँ तक सारी चीजें डन है। आगे आते सिख धर्म और भक्ति आंदोलन। सिख धर्म और भक्ति आंदोलन को पढ़ने से पहले फिर से हम आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी, आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आपने जो अभी तक क्वेश्चन गलत करने का प्रयास किया, जो अभी तक आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब उन्हें सही करने का मौका मिला है, तो आप सभी लोग सही करते चलें और बढ़िया से कायदे से पढ़ते चलो, अच्छे से चलिएगा। अब आता है मध्य भारत में कागज सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? सतनामी आंदोलन की स्थापना जूनियर असिस्टेंट एग्जाम आपके 2025 में पूछा गया। दादू दयाल, हरिदास, घासीदास, कबीर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या बोलोगे? घासीदास जी है। कौन है? घासीदास जी है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी के आरंभ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में संत घासीदास द्वारा की गई थी। संत घासीदास ने नैतिक और आहार संयम और सामाजिक समानता का उपदेश दिया और अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए निर्वाण ज्ञान की रचना किया। किसकी? निर्वाण ज्ञान की रचना की है। इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ के रखो भाई। क्या करके रखना है? पकड़ के रखना है। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी थे। स्वामी रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। इनके बारे में कहा गया, प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। कौन? भक्ति द्रविण उपजी। आप देखोगे आज भी जो द्रविण लोग हैं, मतलब दक्षिण भारत के लोग हैं, जो हमारे दक्षिण भारत में लोग निवास कर, वो हमसे आपसे कहीं ज्यादा भक्ति में विलीन होते हैं, है ना, लीन होते हैं, ठीक है ना। एकदम आप देखोगे पूरे भारत में भ्रमण करते आपको दक्षिण भारत के लोग देखने को मिलते रहते हैं। तो कहा गया भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। कौन लाए? रामानंद। कहा गया मध्य युगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकार में से एक कौन है? अगुवाकार में से कौन एक है? तो शंकराचार्य जी है। कौन है? शंकराचार्य जी है। कहा गया मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में एक शंकराचार्य जी थे। उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक परंपरा को अद्वैतवाद कहा जाता है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों द्वारा समाज में विभिन्न स्तर से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था और यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी। किसमें? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पकड़ के रख सकते हो। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मध्यकालीन भारत में पूछे गए जितने क्वेश्चन है वो आज के इस क्लास में स्वाहा सीरीज जो चल रही है तो स्वाहा किया जाएगा। तो आप सभी लोग हर एक प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स पर देते चलें, जिसका आ रहा है उसका, जिसका नहीं आ रहा उसका भी।
किस सिख गुरु की जयंती कहा गया गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो किसकी? तो गुरु नानक देव जी की। किसकी? गुरु नानक देव। कहा गया गुरु सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा को निरर्थक माना था। किसने? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है ना, गुरु नानक देव जी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। कब? बताओगे कब? जल्दी से। तो वैसे तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए 1699। क्या होना चाहिए? 1699। ठीक है ना। आ जाओ भाई, जो कि कोई विकल्प यहाँ पर सही नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें अथवा अंतिम गुरु थे। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। कहा गया इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया जो आपके कहा गया अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख गुरुमत्ता समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हो तथा 5 भौतिक वस्तुएं केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हो। इसमें कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, बता दिया गया। 10वें या आखिरी गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी गुरु तो आप सभी लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उनके नाम कुछ। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे अंगद जी, तीसरे अमरदास जी, तीसरे चौथे रामदास जी, 5वें अर्जुन देव जी, 6वें आपके हरगोविंद सिंह जी और 7वें आपके हर राय और 8वें आपके हर किशन जी, 9वें तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो आप कहेंगे गुरु नानक देव जी ने। किसने? गुरु नानक ने। कहा गया सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी और वे सिखों के पहले गुरु भी थे। ठीक है ना, और इन्होंने ही शुरू। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आदि ग्रंथ संकलित किया था तो अर्जुन देव जी ने। किसने? अर्जुन। आदि से अर्जुन, आ से अर्जुन, आ से आदि ग्रंथ। ठीक है। कहा गया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। उन्होंने अमृतसर नगर या पूर्व नाम आपके रामदासपुर का निर्माण कार्य पूरा करा और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। उन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य कहा गया हर मंदिर या हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। किसका? हरमिंदर साहिब का निर्माण कर जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दे दी थी। किसको? तो किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर के पुत्र की इन्होंने खुसरो की मदद की थी। आप देखेंगे इलाहाबाद में खुसरो बाग भी है। ठीक है ना, खुसरो बाग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो जहांगीर। अभी जस्ट बताया मैंने, क्या बोलेंगे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के आदेश पर। अगला, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो अभी आपको पढ़ाया था रामानंद, रामानुज नहीं है ना, रामदास भी नहीं, रामानंद जी। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारों एवं आपके नैनारों से हुआ है। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत में लाए। इन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। क्या? मुक्ति पाई जा सकती है। आ जाओ भाई, सही बात है। आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विधान भवन रक्षक में पूछा गया है क्वेश्चन है। कहा गया 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे। सही बात है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ। कौन सा मेल नहीं खाता है? 1290 कहा गया आपके मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। जल्दी से बताओगे कौन सा? और कहा गया है 1498 में वास्को डी गामा कालीकत आया। तो यहाँ पर 1506 में गुरु नानक का जन्म कहाँ से हो जाएगा भाई? ठीक है, तो गुरु नानक
जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, आगे बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कबीरदास जी हैं, सबको पता है कबीरदास जी हैं। कहा गया कबीरदास बीजक के सूरदास, सुरसागर, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी के हैं। विद्यापति आपकी कीर्ति लता है, कीर्ति पताका, कहा गया पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी लोग इस चैनल के बारे में लोगों को बताकर रखें, है ना। और यहाँ पर आपको 100% आपको टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आप पढ़ते पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते चलिए। आप देखेंगे जिस दिन आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे उस दिन लोगों को ज्वाइंट टू ज्वाइंट दर्द शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें तो दर्द किसी न किसी के ज्वाइंटों में जरूर होने लगेंगे कि ये कितना पढ़ रहा है। ठीक है ना, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के स्क्रीन पर। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये तो पूछा गया है। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, तो ये बात आप क्या कहेंगे, सही है कि नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया, तो पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी भाई, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई। कहा गया उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, ये भी बात सही है। तो क्या बोलोगे, एक और सी सही होने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एक और सी सही होने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर से आगे हम बताएंगे। आगे आइए, ठीक है, अब कहा गया है केवल केवल कथन बी सही है, दोनों कथन ए और बी सही है। कहा गया है ये दोनों कथन ए और सी सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए और सी सही है। दिए गए कथन ए और सी सही है क्योंकि अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद अर्थात आपके अल्लाह का शहर कर दिया, किसका, अल्लाह का शहर कर दिया। जबकि प्रश्न कथन बी गलत है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर आपका विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर, विकल्प सी, उत्तर सी कैसे होगा, चलो ए और सी दोनों सही है ना, जहां ए और सी है ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, किसकी, शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1691 ईस्वी में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने वाली अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था। ठीक है, अभी भी शुल्क का भुगतान करके व्यापार करना पड़ता था। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताएं भाई, टोडरमल को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 आ चुका है। कहा गया खान ए आजम, खान ए खान, कहा गया आपके अजियुद्दीन खान मतलब अजियुद्दीन, या आपके मुशरिफ ए दीवान, किस नाम से, मुशरिफ ए दीवान के नाम से। टोडरमल को मुशरिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे जप्ती प्रणाली या दयसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 192, मुगल सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो खनवा के युद्ध में, किसमें, आप कहेंगे खानवा के युद्ध में। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की और बाबर मुगल वंश का संस्थापक भी था। क्या था, बाबर मुगल वंश का संस्थापक भी था। तो यहाँ पर कहा गया मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को हराया था, तो खानवा के युद्ध में। कहां पर, खानवा के युद्ध पे। कहा गया संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या पित्रा दुरा या रंगीन आपके पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था, किसके समय पर, तो आप कहेंगे शाहजहां के समय में, किसके, शाहजहां के समय में। आगे बढ़ते, कहा गया संगमरमर पर
संगमरमर पर पियत्रा ड्योरा या पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। इस काल का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल तथा अत्मुद्दौला का मकबरा है। ताजमहल तथा अत्मुद्दौला का मकबरा है। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिएगा। तो कौन थे जजिया फिर से लगाने वाले? तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 194 का सही आंसर औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुगल राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिला। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ आते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगलों का शासन था। किसका? मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1600 ईस्वी में हुई थी और इस समय मुगल बादशाह अकबर था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का शासन था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 196 आता है आपका। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल या आपके खयाम? अब बताओगे सही आंसर का। तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। किसको? राजा टोडरमल को। क्या आगे अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? बताओ भाई, किसमें नहीं बताया गया? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बिल्कुल सही। पानीपत की द्वितीय लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, बिल्कुल गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, सही है। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया एवं नए मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई तथा हेमू की पराजय हुई। इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजयी हुई तथा अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और तथा मारा गया। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और मुगल वंश की नींव भारत में रखी। कहां पर रखी? भारत में रखी थी। ठीक है ना। आ दो भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। आपको सेशन कैसे लगता है ये भी आप लोग कमेंट करके बताया करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज चैनल को शेयर कर दें और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लेखपाल के लिए यूपी पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे अदर एग्जामों के लिए और साथ में यूपीएसआई की तैयारी के लिए यहाँ पर यूपी होमगार्ड के अभी आपके प्रैक्टिस सेट शुरू कराने जा रहे हैं। यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही जल्द लाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यूपी होमगार्ड की प्रैक्टिस सेट भी आपके इसी चैनल पर कराई जाएगी, जो आपके अप्रैल में 25, 26, 27 अप्रैल को पेपर है। ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 199। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सबको पता है, अकबर और हेमू के बीच में। अगर कहीं नाम पढ़ने में इतर उतर हो गया तो समझने का प्रयास कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य,
पानीपत का तटीय युद्ध 1761 इसमें मराठा और आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली के बीच में, किसके, अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ आ चुके हैं हम लोग। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का फरीद नाम था। क्या नाम था? फरीद नाम था। यूपी ट्रिपल एससी लोअर में पूछा गया था। आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा लोअर की भी वैकेंसी 2026 में आनी ही आनी है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेरशाह की उस शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर खां की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम सिक्के पर अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। कहां पर? बिहार के सासाराम। तो जब 1545 का कालिंजर विजय के लिए गया है ना, तो बारूद, जो आपके बारूद होते हैं ना, तो बारूद देखा होगा जैसे गोला वगैरह उसमें दागे जाते, तो एक गोला वापस आकर इसके पास ही आकर के उसमें आग लग गई। आग लगने से ये इसकी मतलब ये घायल हो गया और फिर बाद में इसकी डेथ हो गई। और इसका मकबरा भी आपके बिहार के सासाराम में है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु इसके कहा गया पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं की। किसकी? हुमायूं। कहा गया 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु उसके दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? 1526 ईस्वी में। मतलब 1526 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। बाबर ने भारत में प्रथम अभियान 1519 में कहा गया यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध आपके बाजौर और भेरा पर किया था। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के भाई आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें क्या पता था, आ बैल मुझे मार की कहानी यहाँ पर सत्य हो जाएगी, है ना। और अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में आपके उज़्बेकों के कहा गया तुलगमा युद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 203 आ चुका है। कहा गया शाहजहां अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। लोअर में पूछा गया। अकबर के आगरा के किले का निर्माण 1565 से लेकर 1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देख रेख में हुआ, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यह किला 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कब? 1983 में। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 204 में और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ। कहा गया मुगल शासक के द्वारा एक कोतवाल की सही भूमिका क्या है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कहा गया मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना, और इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। क्या? नगर प्रधान। क्वेश्चन नंबर 205। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो अभी आपको बताया गया था किसका? शेरशाह सूरी का। किसका? शेरशाह सूरी का। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का निर्माण या मिश्रण है। ठीक है ना, हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, आगे देखो। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी कहा गया देसी भाषा चगतई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। लोअर में पूछा गया। लोअर एग्जाम सोच सकते हो आप लोग, लोअर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा गया तुर्की या तुर्कों की चगतई शाखा से था, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, जिसको तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है।
यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख भी किया। किसका? विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो आप कहेंगे क्या था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी था। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। अक्टूबर 1627 ईस्वी में कहा गया भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा कहां पर? लाहौर में है। कहां पर इसकी मृत्यु हुई? भिम्बर नामक स्थान पर। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? क्वेश्चन नंबर 208 में। तो क्या बोलोगे? रंगून। कहां पर? रंगून में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हो गई? म्यांमार के रंगून में। ठीक है, म्यांमार के रंगून में। कहा गया पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? आप कहेंगे जहांदार शाह था। कौन सा? जहांदार शाह था। जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, आजिमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी ने जुल्फिकार, क्या बोलोगे? जुल्फिकार, आगे आते हैं, जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की और 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह मार्च 1712 ईस्वी में मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार खां को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फी खां के हाथों में थी। जहांदार शाह ने कहा गया लाल कुंवारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। कहा गया अजीम उस्सान के पुत्र फरुख सियर ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। क्या? जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए, तो अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 210। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो किस मुगल शासक ने की थी, ये बात पूछी गई। चलिए आइए फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो आप कहेंगे शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरा के किले में था। कहां पर? आगरा किले में, ये याद रखना। बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहां से लूट कर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल इत्यादि हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से रखें। क्वेश्चन नंबर 211। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान थे। कौन थे? रहीम खान। रहीम खान या इन्हीं को अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1556 ईस्वी में अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। कहा गया आप रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। राजा बीरबल भी अकबर के 9 रत्नों में से थे, परंतु वे कवि नहीं थे। क्या थे? कवि नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इस तरह। अकबर के 9 रत्नों के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चलिएगा बताने का कोशिश करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो चुका है आपका 212। कहा गया अफजल खान वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन काल में अकबरनामा के लेखक भी थे। तो बिल्कुल सही बात है। इन पर ये प्रश्न खूब पूछा गया है, खूब पूछा गया है। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। अगर आपको याद हो, अभी पीछे जस्ट इसी क्वेश्चन को ऐसे करा है। कहा गया अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वो मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। तो मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। यह 1589 में आमेर की राजगद्दी पर बैठा और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था तथा अकबर के मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मानसिंह को अकबर ने
कहा गया फ्रजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? फ्रजंद या राजा। औरंगजेब का पुत्र पुत्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 213 पूछा गया, औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। आगे आते हैं। कहा गया औरंगजेब का जन्म जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। उसके पिता का नाम शाहजहां था। क्या नाम था? शाहजहां। कहा गया 1658 से लेकर 1607 ईस्वी तक का मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासन काल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर थी। फिर से ये प्रश्न देख लो। कहा गया औरंगजेब का पुत्र कौन था? मतलब औरंगजेब ये पूछ रहा है किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। किसका था? शाहजहां का था। ठीक है। प्रश्न में डाउट ना बनाकर रखना कि डाउट आ जाए। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे औरंगजेब ही था। कौन था? औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल बादशाह ने? तो शाह आलम ने बनाया था। किसने बनाया था? शाह आलम ने। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद या प्रयागराज की संधि 12 अगस्त 1765 में की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्रफल मिला। शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। क्या? अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। ठीक है। कौन था? बैरम खान था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम या मरियम मकानी के गर्भ से हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। कौन थे? मुनीम खां। बैरम खान ने 14 फरवरी, यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है कि अकबर के पहले संरक्षक क्या बैरम खान जी थे? नहीं, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खान जी थे। 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट कहा गया आपके कलानौर या कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया था। ठीक है। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील या वजीर नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। किससे? सिया संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया? अभी बताया, कालानौर या कलानौर कहते हैं। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में अकबर का राज्य तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। कहा गया बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 218 आ गया। तो क्या बोलोगे? शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासन काल में भारत की मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया गया था, जो आज के रुपये का अग्रदूत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी लोग बढ़ते चलो। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा। कहा गया थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये प्रश्न पूछा किस किले में मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर में मिला था। कहां पर? अजमेर में। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। वह जहांगीर से अजमेर के किले में मिले थे। कहां पर? अजमेर के किले में। इनमें से किस भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूर वंश का संस्थापक तथा उसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का प्रयोग किया जाता। आप देखे होंगे गांव में सन की डंडी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? क्वेश्चन नंबर 221। तो बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बदायूनी ने कहा गया आपके मुंतखब उत आपके तवारीख की रचना की थी। इंपॉर्टेंट चीज है, याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन शासन अच्छा था, इसलिए अकबर महान कहा जाता है। क्या कहा जाता है अकबर को? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। मुगल सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अनपढ़ था, मतलब वो अनपढ़ था, इस शासन इनका इतना था। ठीक है। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया था। पीर मोहम्मद व बैरम खां को शिक्षक नियुक्त किया, किंतु अकबर की रुचि शिक्षा प्राप्त करने में न होकर तीरंदाजी, तलवारबाजी व घुड़सवारी में थी। तो इसलिए आप देखेंगे तो वो इसीलिए क्या माने जाते हैं, आप कहोगे कि अकबर महान कहे जाते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 2 से 23। तो क्या कहते थे? कोतवाल कहा जाता था। क्या? कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वो कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की कहा गया आवागमन की आख्या या कोतवाल को देना चाहता था। जो भी आवागमन हुआ है उसके लिए बताना पड़ता था क्या है क्या नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? किसने? तो क्या बोलोगे किसने किया था? तो आप कहेंगे जहांगीर ने। अकबर ने नहीं, जहांगीर ने किया था। ठीक है, गलत नहीं करना कि जहांगीर अकबर लगा दो, जहांगीर ने। महाराणा अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई कहा गया संघर्षों के बाद जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा और अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। पराजय के बाद 1615 ईस्वी में अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं। इंपॉर्टेंट। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जलालुद्दीन मोहम्मद आ रहे हैं अकबर जी। कौन? अकबर। कहा गया जलालुद्दीन मोहम्मद मुगल सम्राट अकबर का नाम है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1582 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा कहा गया बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का शासन काल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी है। इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपके मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से संबंध। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कराया जा रहा है या अभी आपके हाल फिलहाल लेखपाल का एग्जाम आगे आने वाला यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट 2026 का एग्जाम है, तो तैयार हो जाओ। तो कौन होगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी की कहा गया सेनाओं पर अपनी की याद में बनवाया गया था। ठीक है, संयुक्त सेनाओं पर अपनी की याद में। ठीक है, अपनी की याद में। आगे, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला के निर्माण मुगल बादशाह या मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो आप कहेंगे आशा अहीर। आशा अहीर। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में स्थित आपके आसिरगढ़, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा का आगे आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा लगाओ इस पर ताला। फिरोज शाह कोटला किला 1554 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया है? यह किला किस नदी के तट पर है? तो क्या बोलोगे? यमुना नदी के तट पर है। कहां पर? यमुना नदी के तट पर है। आगे बढ़िए। आप सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, आपको इससे जबरदस्त लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन आप अक्सर जो गलत करते हैं वो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है और आप उन्हें अब गलत नहीं कर सकते हो। रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को जितना शेयर करें, जितना याद करें, जितना अपने आप को शेयर करके रखेंगे उतना ही बेहतर है। फिरोज शाह कोटला का किला वर्ष कहा गया 1554 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के कहा गया तुगलक या तुगलक वंश का शासक था। किसका? दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा।
दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। कहां पर? आगरा जिले में स्थित है, याद कर लो भाई। अकबर द्वारा बनवाया गया आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा किले में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे देखेंगे, कहा गया ताजमहल के सुलेखक या आपके कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो किसने इसकी रचना की थी और किसने इसको पूरा किया था? तो आप कहेंगे अमानत खान सिराजी। कौन? अमानत खान सिराजी। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ठीक है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 233 का। तो आप कहेंगे कुतुब मीनार के परिसर में। कहां पर? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यह भी एक क्वेश्चन है, बताइए, कमेंट करेंगे, होमवर्क। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में बना, बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ये आप देखोगे गूगल पर तो भी आता है, बहुत अच्छे से आता है। आगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने कहा गया आपके स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में कराया गया था। कब? 1311 ईस्वी में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आप कहेंगे हुमायूं के थे। किसके थे? हुमायूं के। तो मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा आपके अब्दुल समद से हुए। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर उनको अपना सहयोगी बना लिया था। ठीक है, अपना क्या बना लिए? सहयोगी बना लिए। आगे आते हैं, कहा गया बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। छोटू सा क्वेश्चन है, लोअर में पूछा गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया पंचमहल किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली से बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, कहा गया आपके नौबत उर कहा गया नक्कार खाना, टकसाल, दीवान आम आदि है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, कहा गया निशात बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा आप कहेंगे कहां पर स्थित है? जल्दी से, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित अकबर मकबरा स्मारक है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार। इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था? बताओगे भाई, सही आंसर से क्या होगा आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 239। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु बस इसका आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसकी 3 मंजिलों को बनवाया। बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल की जगह 2 मंजिलों का निर्माण करवाया और यह मीनार 5 मंजिला है। कालांतर में सिकंदर लोदी ने भी इसकी 5वीं मंजिल में पुनर्निर्माण कार्य किया, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अब आता है मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, और फिर आपकी ये क्लास एंड हो जाएगी। मतलब 12-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लगभग ना, 255 के आसपास क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग सही आंसर क्या होगा। कहा गया मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए, जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो पद्मावत की रचना मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। तो आखिरी कलाम की किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो प्लीज, है ना। जितना आप लोग लेखपाल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, या आप यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ी सी धैर्यता रखनी है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी पद्मावत रचना कहा गया आपके प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ आपके प्रबंध काव्य। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। क्या है? आखिरी कलाम है। इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ के रखो भाई। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? किन प्रसिद्ध कहानियां बताती है? लोरिक चंदा जी की। किसकी है? लोरिक चंदा जी की है। कहा गया चंदायन मुल्ला दाऊद और मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति है, जो लोरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम सूफी आपका प्रेम का आख्यान करते हैं। कहा गया प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है। अकबरनामा का कहा गया खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। कौन सा खंड? आरओ का पेपर उठाकर देख लो 27 जुलाई 2025 का। अब प्रश्न पूछा गया है क्या? तीसरा खंड है। कौन सा है? तीसरा खंड। पेट का पेपर है 2023 का। सोचो जरा, ये प्रश्न पूछा गया है आपके, है ना। तीसरा खंड है आरओ में, और पेपर 25 में हुआ और पेट का पेपर 2023 में हुआ था। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। इसे आईने अकबरी, यही पूछा गया था, आईने अकबरी के नाम से अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमीर खुसरो, जिन्हें कहा गया कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कहा गया हिंदी खड़ी बोली का जनक भी किसे माना जाता है? आमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? आमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? अब्बास खां, कहा गया सरवानी या शेरवानी। ठीक है। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल के लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला था। बाकी सब किससे संबंधित हैं? दिल्ली सल्तनत से हैं। किससे? दिल्ली सल्तनत से हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो सल्तनत काल कहा गया सल्तनत काल के थे। इन्होंने किरण उस सादेन, कहा गया आपके मिफ्ताब उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह ए सिपहर, तुगलकनामा व आजाद ए आपके खुसरवी की रचना की है। मिनहाज उस सिराज सल्तनत काल, ये फारसी भाषा में, तबगाद ए नासरी की रचना किए थे, लिखी थे। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तारीख फिरोजशाही व फुतवा ए जहांदारी लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ लो भैया। क्वेश्चन नंबर 245, आईने अकबरी तो अबुल फजल ने, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? बालकांड है। कौन सा है? बालकांड है। कहा गया रामचरित मानस में 7 अध्याय हैं। ठीक है, यह कांड है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए, जिसमें सबसे लंबा अध्याय या कांड बालकांड है।
इसमें कुल 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। कौन सा है सबसे छोटा कांड? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिएगा बताइए। कहा गया बाबरनामा बाबर के द्वारा, शाहजहांनामा आप कहेंगे मोहम्मद ताहिर के द्वारा, आपके हुमायूंनामा तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन सरल था, यहाँ पर मैंने बता दिया। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। क्या बोलोगे? गुलबदन बेगम है। तो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखिका के रूप में जाना जाता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना अकबर के अनुरोध पर किया था। अकबर का आगे अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। यूडीएलडीए 2015 से लेकर के 2025 तक पूछे गए सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए सब यहाँ पर शामिल हैं। तो कमर कस के रहिएगा और पकड़ के रखिएगा। अगर एक भी प्रश्न मुट्ठी से फिसला तो आप एग्जाम से फिसल सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम से फिसल सकते हैं। कहा गया अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। इसके 3 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तारीख ए फिरोज शाह के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जियाउद्दीन बरनी, अभी जस्ट बताया गया है। तारीख है, कहा गया जियाउद्दीन बरनी 1285 से लेकर 1357 तक एक इतिहासकार था। उसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसकी प्रसिद्ध कृत तारीख है फिरोज शाही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था अकबर ने? तो मियां तानसेन जी को। किसको? मियां तानसेन जी को। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक जैसे बैज कहा गया आपके बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की कहा गया टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी आपके कन्हड़ा आदि हैं। अकबर ने तानसेन को कहा गया आपके कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि दी थी। मतलब कंठ में वाणी या कंठ में सरस्वती बैठी हैं, कंठाभरण या वाणी विलास। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो एटा में। क्या बोलोगे? एटा, कासगंज, कन्नौज। तो कासगंज में। कहां पर? कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला कासगंज 2008 में इसे एटा जिले से विभाजित कर नया जिला बनाया गया नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अगर केवल एटा होता, कासगंज नहीं होता तो एटा ही सही होता। इनका मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो हिंदी, खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किस संत को माना जाता है बताएंगे? तो आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। वाल्मीकि ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आइए, ये थे आपके मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन टॉपिक होगा वो आधुनिक इतिहास से होगा। तो अगले वाले जो वीडियो पर आपको वीडियो मिलेगा उसमें आधुनिक इतिहास के हम लोग बातचीत करेंगे और 112 क्वेश्चन उसके भी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे। ये आपको क्या करना है? चैनल को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बताना है कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन, ये सीरीज चलाकर। ये सीरीज का नाम है स्वाहा सीरीज। क्या नाम है? स्वाहा सीरीज, है ना। आपकी बहुत ही बेहतरीन हेल्प करेगी ये स्वाहा सीरीज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और मुझे भी यहीं से हौसला मिलता है, यहीं से मुझे आगे और वीडियो बनाने का हौसला और आगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने का हौसला मिलता रहेगा। आने वाले समय पर बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर कई कोर्स भी दिखने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करते रहें। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर आधुनिक भारत लेकर। किसकी बात करेंगे?
आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आएंगे, वहां पर भी 100+ क्वेश्चन है, तो उनकी भी आपके समक्ष चर्चा की जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।